नमस्कार। इस वीडियो में दशमलव संख्या के बारे में सीखते हैं। बच्चों को कैसे पढ़ाएं और बच्चे कैसे सीखते हैं। आइए देखते हैं। दशमलव संख्या आदर्श रूप से कक्षा 4 और 5 में सिखाई जाती है। ये एनसीईआरटी के विषय हैं कक्षा चौथी और 5वीं के लिए। आइए देखते हैं। बच्चे दशमलव प्रणाली या दशमलव संख्या सीख सकते हैं अगर वे दशमलव प्रणाली जानते हैं, तो वे दशमलव संख्या सीख सकते हैं। ये क्यों मुश्किल है? दशमलव प्रणाली मुश्किल है क्योंकि दशमलव प्रणाली को ना जानना या उसे ना पसंद करना, यानी हम बड़ी संख्या बनाने में सक्षम हैं दशमलव प्रणाली का उपयोग करके। हो सकता है कि वे ऐसा ना सोचें, वो शायद ऐसा ना सोचें। ये पहली समस्या है। यदि वे दशमलव संख्याओं को अच्छी तरह से सीखते हैं, बाद में वो प्रतिशत सीख सकते हैं, 100 में से कितना, और दशमलव का विज्ञान के प्रयोगों में उपयोग करना। दैनिक जीवन में ऐसे कई उपयोग हैं। आइए देखते हैं। जब हमें बच्चों को दशमलव सिखाना होता है, तो किस ढांचे का उपयोग कर सकते हैं? जब एक वस्तु को 10 भागों में समान रूप से विभाजित किया जाता है, एक पूर्ण वस्तु जब समान रूप में विभाजित होती है, जब एक पूर्ण वस्तु 10 भागों में विभाजित होती है, जो भाग मिलते हैं तो वे दशमलव संख्या होती है। ये पहला बिंदु है। अगर मैं इसकी व्याख्या नहीं करता तो उन्हें समझना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, दशमलव प्रणाली के बारे में बात करने के लिए एक भाषा है। बच्चे उस भाषा को शायद नहीं जानते होंगे। उत्तर देते समय जब हम एक दशमलव समस्या देते हैं, समस्या को हल करने के बाद उसका उत्तर कैसे दें, कौन से शब्दों का उपयोग करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, 10 के समूहों को समझना या दशमलव प्रणाली को समझना, यानी मैंने 10 के समूहों को क्लब करके दशमलव प्रणाली सीखी, लेकिन अगर मैं 10 के समूह को विभाजित करता हूं, अगर मैं 10 के टुकड़े करता हूं, तो क्या होगा यदि मैं एक इकाई को 10 टुकड़ों में विभाजित करता हूं? ये 10 का समूह, इसे अच्छी तरह से समझना होगा। सिर्फ तब वे दशमलव प्रणाली को अच्छे से समझ पाएंगे। आइए देखें इसे कैसे करना है। अंत में, जब हम दशमलव प्रणाली के बारे में बात करते हैं, पैसों के मामले में, तो भाषा अलग इस्तेमाल होगी। यानी जब हम दशमलव संख्याओं का विज्ञान या किसी अन्य क्षेत्र में उपयोग करते हैं, तो भाषा बिल्कुल अलग होगी। अब शिक्षण की इस दिशा को ध्यान में रखते हुए हम दशमलव प्रणाली कैसे सिखाते हैं और किन शिक्षण उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है, आइए देखते हैं। पहले हम इन पीले घनों का उपयोग करेंगे। हम इनका उपयोग करेंगे और साथ में दशमलव सेट का उपयोग करेंगे। हमारे पास एक बड़ा पीला टुकड़ा है और हमारे पास ऐसे 10 बराबर स्ट्रिप्स हैं और हमारे पास ऐसे 100 समान टुकड़े हैं। ये एक दशमलव स्थान है। हमने उन्हें एक ट्रे में रखा है, स्ट्रिप्स और दशमलव स्थान। ये एक टीएलएम है। उसके अलावा हम इन बेस 10 ब्लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये बच्चों को बताने के लिए है, उन्हें एक अंदाज़ा देने के लिए। हम यहाँ से दशमलव संख्याएं कैसे सीखेंगे,
ये उन्हें दशमलव संख्याओं के बारे में अंदाजा देगा। खेल धन और खेल सिक्के, हम इनका भी प्रयोग करेंगे। ये 1 रुपए की इकाइयां हैं और हम 1 पैसा और 10 पैसा का भी इस्तेमाल करते हैं। हम 50 पैसे या 25 पैसे कॉइन्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे। उसके बाद हम दशमलव स्थानमान स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें दशमलव प्रणाली स्ट्रिप्स कहते हैं। इसमें सैकड़े की जगह है, दहाई इत्यादि। हम उनका भी इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास दशमलव स्ट्रिप्स हैं। हम इनका इस्तेमाल स्थानमान स्ट्रिप्स के साथ करेंगे। हम इन स्ट्रिप्स का भी इस्तेमाल करेंगे। दस, सैकड़े, हजार और इकाइयां, ये कुछ महत्वपूर्ण टीएलएम हैं जो दशमलव प्रणाली सिखाने के काम आते हैं। ये सारे टीएलएम्स का इस्तेमाल स्थानमान तालिका में किया जाएगा या स्थानमान मैट। हम इन पर इसका इस्तेमाल करेंगे। दशमलव संख्याओं के स्थान मूल्यों को देखें। हमारे पास नियमित संख्याओं के लिए एक चटाई है। हमें इन दोनों मैट्स का उपयोग करना होगा, खासकर बेस 10 ब्लॉक और दशमलव सेट और दशमलव ट्रे। ये सारे टीएलएम और खेलधन और सिक्के, इन सभी टीएलएम्स के लिए हमें इन मैट का उपयोग करना होगा। अब एक छोटी सी समस्या लेते हैं। यहाँ कुछ पीले गन हैं, एकल गन। यहाँ कुछ हैं और मैं थोड़े और इनमें मिला देता हूँ। मुझे नहीं पता कि कितने हैं, लेकिन अगर मैं गिनूं तो मुझे पता चलेगा कि कितने उपलब्ध हैं। सही है? मान लें दशमलव प्रणाली का आविष्कार नहीं हुआ। भारतीयों ने इसका आविष्कार किया, इसीलिए ये काम में लाया जाता है। अगर हमारे पास दशमलव प्रणाली नहीं होती तो क्या हुआ होता, इसके बारे में सोचो। ऐसी एकल इकाइयां मेरे पास 1000, 2000, 10,000 या कुछ करोड़ भी हो सकते हैं, लेकिन गिनने के लिए मेरे पास एकल ही है और कुछ नहीं। ना ये नीली छड़ें, ना ही ये हरी प्लेट, ना ही ये 1000 का ठोस, कुछ भी नहीं। मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास दशमलव प्रणाली नहीं है। 256 पीले गन गिन लें। आपको कितना समय लगेगा? इसको बहुत समय लगेगा। 5448 को गिने या 25,380। हमें हमें बहुत समय चाहिए। जब हमें 256 गिनना होता है, 200, 50 और 6। देखें मैं कितनी जल्दी गिन पाया। सही है? क्या बच्चे दशमलव प्रणाली को पसंद करेंगे? यदि हम इसका उदाहरण देते हैं, यदि आपको दशमलव प्रणाली पसंद है, तो आप दशमलव संख्या कैसे देख सकते हैं जब वो आसान हो जाएगी? यही जिज्ञासा है जो हमें उनमें पैदा करनी है। आइए एक समस्या लेते हैं। ये एक उदाहरण है। 4 दोस्तों ने मुझे कुछ पैसे दिए और मुझे चॉकलेट खरीदने के लिए कहा। पूरे पैसे खर्च कर दो और चॉकलेट ले आओ।
मैं दुकान पर गया और उसे खरीदा। दुकानदार ने मुझे बहुत सारी चॉकलेट दी। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 चॉकलेट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 चॉकलेट। मैं वापस आया और मुझे चारों दोस्तों में ये वितरित करने थे। मैंने कोई पैसा नहीं दिया चॉकलेट के लिए। मेरे दोस्तों ने पैसे दिए, मुझे चॉकलेट देनी है। मेरे दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं वापस आऊँगा और उन्हें चॉकलेट दूँगा। देखते हैं कि प्रत्येक को कितने मिलेंगे। चूँकि उन सभी ने भुगतान किया, मुझे समान रूप से वितरित करना होगा। मैं समान रूप में वितरित करने की कोशिश करता हूँ। हर एक को 1 मिला। चूँकि सबने पैसे दिए तो सबको समान रूप में मिलना चाहिए और मैं समान रूप से वितरित करने की कोशिश करता हूँ। देखते हैं प्रत्येक को कितने मिलेंगे। सभी को 3 मिल गए, 1 बचा है। मैं कहता हूँ, देखो, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया, क्या मैं इसे खा लूँ? वे कहते हैं, देखो, आपने इसके लिए भुगतान नहीं किया, तो आप इसे नहीं खा सकते। ये हमारा है और आपको इसे हमें देना होगा। तो अब मैं क्या करूं? 1 चॉकलेट है और 4 लोग हैं। अब किसी तरह मैं इसे काटने जा रहा हूं। मुझे एक छोटा चाकू मिल सकता है और मैं इसे काट सकता हूं। मुझे इसे काटना होगा। क्या मैं इसे किसी भी तरह से काट सकता हूं? 4 के बजाय अगर 5 लोग होते तो? तब मुझे 5 टुकड़े करने होते। 6 टुकड़े अगर 6 लोग होते। टुकड़े अनियमित होते। कभी कोई पूछ सकता है कि उसके लिए अधिक और मेरे लिए कम क्यों? हमारी भी वही स्थिति है, सही है? मुझे इसे अच्छी तरह काटना होगा। मैं कैसे करूँगा? मेरे पास उस तरह की एक अच्छी मशीन होनी चाहिए। मेरे पास होनी चाहिए। हमें देखना होगा कि क्या ये समान रूप से काट सकती है? क्या ऐसे समान कट करना मुमकिन है? क्या हम कर सकते हैं? क्या होता अगर 25 लोग होते तो या 40? अगर मैं 100 या 1000 टुकड़े करता हूँ, तो कोई भी इसे देख नहीं पाएगा, सही है? लेकिन मुझे इसे काटना होगा। उन्हें ज़रूर दें। मैं क्या करूँ? मैं किस गणितीय अवधारणा का उपयोग कर सकता हूँ? मुझे पता है कि अगर मेरे पास 10 एकल होते, तो मुझे एक नीली छड़ी मिल सकती थी। यानी मुझे ऐसी 10 इकाइयाँ एक साथ रखनी होंगी, तो मुझे एक नीली छड़ी मिलती। यानी मुझे ऐसे 10 यूनिट इकट्ठे रखने होंगे। सिर्फ तभी मुझे एक नीली छड़ी मिलेगी। ये मैं पहले ही सीख चुका हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या मैंने जो सीखा है, उसका उपयोग कर पाता हूँ? जब मैं 10 पीले गन देता हूँ, तब मुझे एक नीली छड़ी मिलती है। और अगर मैं 10 नीली छड़ी देता हूँ, तब मुझे एक हरी प्लेट मिलती है। इसमें ऐसी 10 नीली छड़ी हैं। इसी तरह 10 हरी प्लेटें, 10 प्लेटें मुझे एक गनाब मिला के देगा। यानी ये लाल रंग का गनाब। ये 1000 है। ये मैं जानता हूँ। जैसे हम इकाइयों से 10 और सैकड़े बनाते हैं, 1000 और 10,000, हम एक निश्चित रूप से कर रहे हैं। हम दशमलव प्रणाली को पहले से जानते हैं। लेकिन मुझे एक इकाई को काटना हो तो मैं कैसे करूँगा? मैं उनका समूह नहीं बना रहा, मैं उन्हें काट रहा हूँ। मैं उनके टुकड़े कर रहा हूँ। क्या मैं उनके 10 के टुकड़े कर सकता हूँ? क्या ये मुमकिन है? यानी 10 टुकड़े करने होंगे और फिर एक पीस लेकर उसके 10 हिस्से करने होंगे। तो ऐसे 100 हिस्से हो जाएंगे और फिर मैं उसका एक टुकड़ा लूँ तो
और फिर उनको 10 हिस्सों में काटूं तो फिर ये बन जाएगा 1000 टुकड़े। इसी तरह हम अलग अलग टुकड़े बनाते जाएं तो ये किसी भी संख्या तक पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ मुझे 4 हिस्से करने होंगे इस चॉकलेट के, इसलिए ये एक हिस्सा क्या हम मशीन का उपयोग करें और इसे सपाट कर दें? क्या ये ठीक है? आइए इसे समतल करें और फिर 10 टुकड़े करते हैं इसके, क्योंकि इसके 10 टुकड़े देखने में बहुत छोटे लगेंगे, तो इसे सपाट और बड़ा बनाते हैं एक रोटी की तरह। मैं इसे सपाट करता हूँ मशीन की मदद से। मैंने इसे मशीन की मदद से सपाट कर दिया और अब ये सपाट है। अब ये ऐसा दिख रहा है, ये हिस्सा इस तरह से दिखाई दे रहा है और मैं इसके 10 टुकड़े कर सकता हूँ। मैं इस हिस्से के 10 बराबर टुकड़े करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटा लगेगा। मैंने इसे बड़ा बना दिया। अब मैं इसके 10 टुकड़े करता हूँ। अगर मैं इसके 10 हिस्से करता हूँ, तो क्या मुझे ये लाठी मिलेगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 बराबर हिस्से। अब ये 13वां हिस्सा 10 बराबर हिस्सों में काट दिया, चपटा किया और 10 बराबर भागों में बना दिया। मैं इसे यहाँ रख देता हूँ, लेकिन वास्तव में ये यहाँ है। क्या मैं इसे सभी चारों में वितरित कर सकता हूँ? मुझे प्रत्येक को 2 देने दो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास यहाँ अधिक हैं, 10 हैं। अब मैंने 10 हिस्से कर लिए और अब 2 शेष हैं। क्या हम 10 हिस्से बना सकते हैं इनके? देखते हैं मुझे कितने मिले। 10 इसके लिए 1, 2, 3, 4, 10। 10 इसके लिए 1, 2, 7, 8, 9, 10। तो मैंने 2 हिस्सों के 20 बराबर हिस्से कर दिए। ये दोनों 10 मैं इन्हें बांट देता हूँ। मैं 3-3 दे देता हूँ। 1, 2, 3, प्रत्येक को 3। और कितने दे सकते हैं? एक और फिर देते हैं। मैंने दे दिए। तो कुल कितने मिले सबको? सबको मिले 3 चॉकलेट। 3 पूरे चॉकलेट मिले। फिर वो चौथा चॉकलेट, ये किसको मिलेगा? ये असमंजस है। चूंकि सभी ने भुगतान किया था, तो मुझे चाहिए, तो हमें बराबर में बांटना पड़ा। तो हमने क्या किया? चौथे चॉकलेट को काट दिया बराबर हिस्सों में और चारों को समान हिस्सों में दे दिया। तो हमने इसे कैसे बांटा? इस चॉकलेट को उसे चपटा किया इन स्ट्रिप्स में। उस चौथे चॉकलेट को इस स्ट्रिप में काटा, स्ट्रिप पहले, और फिर उनको ऐसे 2 हिस्से मिले। हर स्ट्रिप में से हम 10 हिस्से निकाल पाए। जब हमने ऐसे 10 हिस्से बनाए, तब उनको 5 हिस्से मिले। तो हमने उस एक चॉकलेट को 100 हिस्सों में काटा और हर एक को 25 पीस मिले। तो इस तरह से समान हिस्से में बांटा हमने।
चौथी चॉकलेट के 100 हिस्से किए हमने, और सिर्फ तब उन सबको उसके बराबर हिस्से मिल सके। अगर मुझे इसे संख्या में बताना हो तो गणित के हिसाब से उन्हें 3 पूरी चॉकलेट मिली। देखिए, ये पूरे हैं, और उसके बाद हमने एक बिंदु लगाया। हमें एक बिंदु लगाना है और कहना है 2, 5। हम 2, 5 क्यों कहते हैं बजाय 25 के? क्योंकि 25 पूरा है। इस तरह से हम 25 दिखाते हैं, 2 नीली छड़ों के साथ और 5 इकाइयां। लेकिन ये 25 नहीं है, ये पूरे इस हिस्से का एक हिस्सा है। इसलिए ये 3 और एक बिंदु, ये है 10 में से 2। 2 क्या है? 2 10 में से, ये है 5 100 में से, तो ये 25 है 100 में से। ये है 10 में से 2 और ये है 100 में से 5। इसे कहते हैं 3.25। तो दशमलव प्रणाली को वितरण के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। ये 4 दोस्त सोच सकते हैं, हाँ सही है, हमारे पास 3 चॉकलेट हैं, चौथी चॉकलेट इतनी बड़ी है कि वो हमें मिली हुई चॉकलेट से बड़ी है। वे ऐसा सोच सकते हैं, है ना? हमने विस्तार से बताया है। हमने एक इकाई को चपटा किया, एक चॉकलेट को, और उसे बड़ा किया और बराबर टुकड़ों में काट दिया और इसे इस तरह दिखाया, क्योंकि ये बहुत छोटा होता। केवल इसे दिखाई देने के लिए हमने इसे बड़ा किया। तो ये इकाई से छोटा है। छात्रों को ये सोचना चाहिए, अन्यथा वे क्या सोचेंगे? दशमलव संख्या एक इकाई से बड़ी है। हम एक छोटी वस्तु नहीं दिखा सकते, इसीलिए हमने इसे बड़ा बताया है। हम पैसे का उपयोग करके बच्चों को दशमलव प्रणाली कैसे सिखा सकते हैं? आइए देखते हैं। मेरे पास 93 रुपए हैं। 93 रुपए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 3 रुपए। मुझे ये 93 रुपयों को 4 लोगों में बांटना है। आइए उन 4 लोगों को यहाँ रख दें। अब 4 लोगों में बांटने हैं 93 रुपए। कैसे करेंगे? आसान है। विभाजन के बाद और दशमलव संख्या, इन संख्याओं को लिखने के लिए हमें इकाइयों और दहाइयों को वितरित करना होगा। हम एक 10वें और एक 100वें हिस्से को देखते हैं। एक बार हमने विभाजन कर लिया, हमें उसे स्थानमान चटाई पर लिखना होगा। ये बाद में देखते हैं। क्या हर किसी को 2 10 रुपए मिल सकते हैं? एक बच गया है और 3 1 रुपए बच गए हैं। अगर मैं इसके साथ बैंक जाता हूं तो बैंक मुझे क्या देगा? बैंक से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मुझे 10 रुपए के एक नोट के बदले 1 रुपए के 10 नोट मिल गए। मेरे पास 3 नोट पहले के हैं जो 93 से बचे हैं, तो मेरे पास 13 रुपए हैं। मैं इन्हें समान तरीके से विभाजित कर देता हूं। मैं प्रत्येक को 2 दूंगा। प्रत्येक को 2 दे दिए। अब मैं उनको तीसरा दूंगा।
मेरे पास एक 1 रुपया बच गया है। प्रत्येक को कितना मिला? सबके पास 23 हैं। मैं इसे ऐसे दिखाता हूं, यहां दिखाते हैं 23 और 23, ये सबको मिला। मुझे ये 1 रुपया विभाजित करना है। ये आखिरी जगह है। यहां से हम क्या कर सकते हैं? जब मैं इसे बैंक ले जाऊंगा तो मुझे कुछ चेंज मिलेगी। हमने पैसे की अवधारणा में ये देखा है। अगर मैं 1 रुपया देता हूं तो मुझे कितना मिलेगा? कितने 10 पैसे मिलेंगे और कितने 1 पैसे? 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 10 10 पैसे या 100 1 पैसे। अगर हमारे पास 100 पैसे हैं तो हमारे पास 1 रुपया है। या अगर हमारे पास 10 10 पैसे हैं तो हमें 1 रुपया मिलता है। तो मैं बैंक के पास जाता हूँ। बैंक से मुझे 10 10 पैसे मिले। मैं उन्हें यहाँ 4 को वितरित करूंगा। मैं प्रत्येक को 2 देता हूँ। मेरे पास 2 बच गए। इसका भी विभाजन करना है। मैं इसे फिर से बैंक को लेके जाऊंगा। बैंक मुझे क्या देगा? 2 10 पैसे के लिए, एक 10 पैसे के लिए मुझे 10 पैसे मिलते हैं और 2 के लिए मुझे 20 1 पैसे मिलते हैं। तो उन्होंने मुझे दिया। मेरे पास 20 1 पैसे के सिक्के हैं। मैं उन 20 1 पैसों को रखता हूं। 1 रुपया 100 पैसा है और मेरे पास 20 पैसे हैं। मैं इसे इस स्थान पर वितरित करूंगा। मैं प्रत्येक को 2 देता हूं। और मैं 2 और देता हूं। तो सभी को 4 1 पैसे के सिक्के मिले। मेरे पास 4 पैसे और बच गए। तो मैं उनको दे सकता हूं। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। यानी 93 रुपए में से 23 रुपए प्रत्येक को मिला। 1 रुपया बच गया। और जब हमने इसे वितरित करने की कोशिश की तो सभी को मिले 20 और 5, 25 पैसे प्रत्येक को मिले। अगर आप स्थानमान चटाई को यहां देखें, सभी को 23 पूर्ण मिले। 23 प्रत्येक रुपए को जोड़ने पर उन्हें 23 रुपए मिले। अगर 24वां एक व्यक्ति को दिया जाता तो इसका समान वितरण नहीं होता। तो वो 1 रुपया हमने विभाजित किया और 25 पैसा, 100 पैसे में से 25 पैसे, तो हमने उसका विभाजन किया और 10 पैसे कॉइन मिले और बाकी का विभाजन 1 पैसे कॉइन में किया। और जब विभाजित किया समान हिस्सों में तो सबको मिले 5 पैसे। तो कुल मिला के 25 पैसे। 23.25। इस तरह 23.25। ये 23.25 नहीं कहेंगे, लेकिन कहेंगे 23 रुपए 25 पैसे। यदि ये एक विज्ञान वर्ग के लिए माप होता तो हम कहते 23.25। अब एक और समस्या लेते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे हल करना है। मुझे 51 रुपए 5 लोगों में विभाजित करने हैं। 51 बेस 10 ब्लॉक में है, 5 नीली छड़ें और 1 एकल।
ये हमें 5 लोगों में विभाजित करना है। ये बहुत सरल है। सभी को एक नीली छड़ मिल गई। इसे हम कहाँ रखेंगे? यहाँ रखें तो असमान हो जाएगा। इसी तरह हम इसे कहीं नहीं रख सकते। मुझे इसे काटना पड़ेगा। हमने इसे काटने के लिए क्या किया? जैसे हमने यहाँ दसियों को रखा, हम इसे 10 भागों में काटेंगे। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इन्हें छोटे भागों में काटना है। मुझे क्या करना चाहिए? इसे 10 भागों में काटेंगे। हमने दशमलव ट्रे में भागों को देखा है। इकाई के 10 भाग वे ऐसे दिखते हैं। ये सभी के देखने के लिए है। अन्यथा अगर मैं इसे 10 हिस्सों में तोड़ दूं तो कोई देख नहीं सकता। ये पहले ही छोटा है, छोटे इसे दिख नहीं पाएंगे। मैंने इन्हें बड़े हिस्सों में काट दिया है। अब ये इकाइयों के स्थान के बाद आता है। ये इकाइयों के स्थान के बाद आता है क्योंकि ये इकाई से कम है। ये संख्या वितरित करनी होगी। एक इकाई को 10 भागों में विभाजित किया गया था। मैं इसे 5 लोगों को देता हूं। सभी को 10वां हिस्सा मिला। अब मैं उन्हें 2/10वां हिस्सा देने की कोशिश करता हूं, तो सभी को 2/10वां हिस्सा मिला। ये कोशिश है हर किसी को 2 और देने की। 2 प्रत्येक को, तो सब कुछ दे दिया गया है और मेरे पास कुछ नहीं बचा। इसलिए मुझे और कुछ विभाजित करने की जरूरत नहीं है। सबको कितना मिला? 10 में से 1, कोई इकाई नहीं। जब हम इकाई को 10 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, 10 भागों में से प्रत्येक को मिला 2। इस कॉलम को 1/10वां या दशमलव कहा जाता है। अगर मैंने इसे और विभाजित किया होता तो वे 1/100वां होता। 1/100वां। ये देखने के लिए कि क्या बच्चे अवधारणा को ठीक से समझ पाए हैं या नहीं, हम क्या कर सकते हैं? हम ये मूल्यांकन चटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें कुछ नंबर दे देते हैं और उन्हें लिखने के लिए कहते हैं। किस प्रकार की संख्या? 13.45। अब हम क्या करेंगे? उन्हें बेस 10 ब्लॉक का उपयोग करने और 13 दिखाने के लिए कहेंगे। हम 13 कैसे दिखाएंगे? एक नीली छड़ यानी 10, 3 इकाइयां, बिंदु 4 और 5। 4 10 भागों में। 1, 2, 3, 4 और 5 100 की जगह पर। 1, 2, 3, 4, 5। एक और संख्या 2.40। हम ये कैसे करेंगे? 2 बिंदु यानी 2 इकाइयां और 10 में ये 4, ये 4 और ये 2 इकाइयां, 2 बिंदु, 4 शून्य। इसी तरह 18.08। इसे हम कैसे करेंगे? 18.08। हमें 18 कैसे मिलेगा? एक नीली छड़ और फिर 8 इकाइयां। इसके 8 इकाइयां। 18 बिंदु, ये शून्य है। हमें यहां कुछ भी नहीं रखना। 8 यहां, यानी 100 के 8 हिस्से। 8, 18.08।
इस तरह हम उन्हें अलग अलग संख्याएं देते हैं और उन्हें समझाते हैं और स्थान मान चटाई पर संख्याएं कैसे लिखें ये बताते हैं। ब्लॉक 10 आइटम का उपयोग करके या खेल के पैसे के साथ। मुझे वही नंबर यहाँ लिखना है। 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18। 18 रुपये और कितने पैसे? 8 1 रुपए के पैसे, यानी 8 पैसे। तो इस तरह खेल के पैसों के साथ और बेस 10 ब्लॉक के साथ ऐसे करते हैं। तो इस तरह हम उन्हें अलग अलग संख्याएं देते हैं और जांचते हैं कि क्या उन्होंने दशमलव प्रणाली को समझा है। ये एक जगह मूल्य चटाई पर दिखाना आसान हो सकता है क्योंकि जगह मूल्य पहले से ही इस पर लिखा गया है। हमें बस इतना करना है कि चीजों को जगह के हिसाब से रखें। यहाँ दहाई, यहाँ इकाई। जब आप इकाई को 10 भागों में बांटते हैं, एक 10वां भाग यहाँ और एक 100वां भाग यहाँ। और अगर ये हमारे पास यहाँ नहीं होता तो मान लेते हैं कि ये जगह वैल्यू मैट यहाँ नहीं है, तो हमें दशमलव स्थानमान स्ट्रिप्स का उपयोग करना होगा। अब हम दशमलव स्थानमान स्ट्रिप्स के साथ सभी संख्याएं लिखते हैं, वही नंबर जिन्हें पहले लिखा है और उन्हें दशमलव स्ट्रिप्स के साथ लिखते हैं। पहला नंबर है 13.45। हम इसे कैसे लिखेंगे? पहले 10 रखते हैं, ये 10 है ना? और फिर 3 रखते हैं। यदि हम इसे ऐसे रखते हैं तो ये विस्तृत दृश्य होगा, ये संक्षिप्त दृश्य है। तो 13.45। हमें 4 की जरूरत बिंदु के बाद है, इस तरह। सही है? ये 10वां स्थान है। 0.45 का मतलब 5 एक 100वें स्थान पर होगा। तो बिंदु 4-5 ये 100 का एक हिस्सा है, यानी 100 में से एक। तो ये 10 की पोजीशन है। इस तरीके से रखते हैं। यहां ये देखें, एक दहाई पोजीशन 100 से बड़ी है। जैसे हम अधिक भाग बनाते हैं, 10, 100, 1000, वो संख्या घटती जाती है। इसलिए 13.45 ये हम ऐसे लिखते हैं। यहां ये 0.5 ये 100 का 5वां हिस्सा है। बिंदु 4 10 का चौथा हिस्सा है। 13.45। यहाँ कोई स्थानमान नहीं लिखा हुआ। हमें जगह मूल्य के बारे में सोचना और स्पष्ट होना होगा। ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। स्थान मूल्य समस्या हल करने के लिए स्थान मूल्य हमारे दिमाग में स्पष्ट होनी चाहिए। एक और संख्या है 18.07। हम ये कैसे करते हैं? एक 10 और 8। अब 10 या एक 10वां या दशमलव उस जगह में क्या है? 18.07। तो उस स्थिति में कुछ भी नहीं है। हम कुछ नहीं कैसे दिखाएंगे? हम 0 और 7 को जानते हैं, ये यहाँ है। 7वें के कब्जे वाला स्थान एक 100वां है। हमारे पास 100 में से 7 हैं। ये एक 10वां हिस्सा है जो 0 है। तब भी जब कुछ भी नहीं है, हमें ये लिखना होता है। हमें क्यों लिखना चाहिए? हम 10वीं स्थिति को इस तरह लिख सकते हैं।
लेकिन जब हमें दशमलव प्रणाली में स्थानमान के अनुसार 10 लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? ऐसे हमें लिखना चाहिए। इकाइयों में कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई मूल्य नहीं है, लेकिन हमें जगह मूल्य लिखना होगा। इसी तरह अगर हम 18 इस तरह लिखते हैं तो हमें 1/10वें स्थान को शून्य के रूप में दिखाना होगा। यानी स्थान में कोई मूल्य नहीं हो सकता, लेकिन स्थिति मौजूद है। यही कारण है कि हम शून्य को 10वें स्थान पर रखते हैं। इसी तरह अंत में 10.20 हम इसे कैसे दिखाएंगे? ये एक दिलचस्प संख्या है। 2 शून्य 2 अलग पदों पर 10.20। अब हम जानते हैं कि 10 कैसे लिखना है। क्या ये पर्याप्त है अगर हम ये 10 ऐसे लिखें? क्योंकि ये 10वीं स्थिति है। इकाई कहाँ है? इसे हम ऐसे दिखाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पीला इकाई दर्शाता है। गणित किट में पीला इकाइयां दिखाता है और नीला दहाइयों को। 10.20 अब हम जानते हैं 2 एक 10वें स्थान पर है। बिंदु 2 एक 10वां हिस्सा है। 2 शून्य यानी ये एक 100वां हिस्सा है। वो एक 100वां स्थान शून्य है। तो 2 शून्य ये एक 100वें की स्थिति है। अगर मुझे इसे विस्तार से लिखना है तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? 10 जमा शून्य, शून्य को इसमें जमा करते हैं और 2 दहाई, शून्य को 10 में जमा करते हैं और फिर बिंदु 2 और फिर बिंदु 00 10.20 ये इस तरह से दिखाते हैं। ये विवरण दृश्य है और ये संक्षिप्त दृश्य है। तो इस तरह दशमलव प्रणाली सिखाया जा सकता है अलग-अलग टीएलएम्स का उपयोग करके, जैसे कि प्लेस वैल्यू मैट या प्लेस वैल्यू स्ट्रिप्स। अब तक जो भी संख्याएं हमने देखी हैं, दशमलव प्रतिनिधित्व मूल्य चटाई के साथ या दशमलव स्थानमान स्ट्रिप्स, हमने इन टीएलएम्स का उपयोग किया है। तो यही चीज निरूपणात्मक चरण में आइए देखें वर्ग पंक्तिबद्ध नोटबुक में कैसे होता है। तो ये एक वर्ग पंक्तिबद्ध नोटबुक है। हम जानते हैं कि एक वर्ग पंक्तिबद्ध नोटबुक में 9 कमरे का वर्ग कैसे बनाना है। अब देखते हैं कि इसे दशमलव संख्या में कैसे बढ़ाया जा सकता है। आइए देखते हैं। अब 13.45 ये पहला नंबर है। 13.45 आइए हम इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। 13 पहले 10वां स्थान, इकाइयां 10वां, 1 10 और 3 इकाइयां। अब यहाँ एक बिंदु डालते हैं यहाँ। अब हम उन स्थानों पर जा रहे हैं जो इकाई से कम हैं। जगह मूल्य चटाई में हमने क्या देखा? इस जगह को क्या कहा जाता है? 1/10 या 10 में से 1। 10 में से 1। तो इन पेटियों में हमें क्या मिलता है? 4 1/10, 4 1/10, 1
2, 3, 4। तो इस तरह से हम 4 दसवें लिखते हैं प्रतिनिधित्व चरण में। प्रतिनिधित्व चरण में पंक्तिबद्ध नोटबुक की सहायता से। तो इस तरह से हमने 9 स्क्वायर बॉक्स बनाया है। इसी तरह मैं कहाँ जा रहा हूँ? 100 में से 1 या 100 से 1, इसे क्या कहते हैं? 100वां। हमारे यहाँ कितने हैं? सैकड़ों में से कितने 1? हमारे यहाँ हैं 5। 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ एक कमरा 10 का भर चुका है। 3 इकाइयां हैं और 10वें के कितने कमरे भरे हुए हैं? 4 भर चुके हैं। और 100 में से 1 कितने भरे हुए हैं? 5 भर चुके हैं। तो 13.45। तो इस तरह से हम इसे लिखते हैं अभ्यावेदन चरण में। इस तरह से हम लिखते हैं। इसी तरह मैं एक दूसरा नंबर लेता हूं, 12.08। हम इसे कैसे लिखेंगे? दहाई की जगह इकाई जगह। इकाइयों में हमारे पास क्या है? हमारे पास 2 यूनिट और 1 10। तो अब ये 12 है। तो अब हमारे पास 0.08 है। तो अब हम चिन्ह डालते हैं दशांश और 1/10 पर। हम इन दोनों स्थितियों को कैसे दिखाएंगे? मैं उन पदों को यहाँ लिखूंगा। ये 100 में से 1 है, ये 10 में से 1। तो मुझे क्या लिखना चाहिए? अब मुझे 10वें स्थान पर क्या लिखना चाहिए? 12.08। एक 10वें स्थान पर क्या है? कुछ भी नहीं, तो 0। अब हमारे पास यहाँ 8 है, तो 1/100 वाली स्थान पर 1/100 वाली स्थान पर मुझे यहाँ 8 बार लिखना होगा। तब मुझे 12.08 मिलता है। दशांश स्थान पर 1 है, 2 इकाइयों की जगह पर दशांश स्थान पर कुछ भी नहीं और 1/100वें स्थान पर 8। इस तरह हम लिख सकते हैं 12.08। तीसरा नंबर क्या है? क्या आप जानते हैं? 10.20। ये नंबर है, ये बहुत आसान होना चाहिए। पहले 10 है, हम 10 कैसे लिखेंगे? पहले मैं 9 कमरे बनाऊंगा और फिर स्थानमान 10 इकाइयां 1/10 और 1/100। ये 1/100 है और ये 1/10। अब 10 दहाई की जगह पर 1 और इकाई की जगह पर कुछ भी नहीं। और 1 दहाई की जगह पर कितने भरने हैं मुझे? 2। तो हमारे पास 1/10 के 2 हैं और 1/100 में कुछ भी नहीं। तो 10 का एक कमरा भर गया
इकाई में कुछ नहीं, बिंदु, 1/10 के 2 कमरे भर चुके हैं और 1/100 में 0। ये अभ्यास जब बच्चे वर्ग नोटबुक में करते हैं, तब उन्हें अपने आप पता चल जाएगा कि इसे कैसे लिखना है। यहाँ बिंदु 2 शून्य से क्या मतलब है, या यहाँ बिंदु 4-5 से क्या मतलब है, ये कि कितने 10वें और कितने 100वें उपलब्ध हैं, ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए। यहाँ क्या हुआ है, एक तरह से अगर मैं सर्जरी करता हूँ 13 पर, अगर मैं इसे खोलता हूँ तो अंदर क्या है, अगर मैं 4-5 को खोलता हूँ तो इसमें क्या है, हमारे लिए ये आसान हो जाता है देखने के लिए। बच्चे 13.45 के अमूर्त लेखन को समझेंगे। ये कैसे बनाया गया था? जब हम अंदर देखते हैं तो ये ऐसा दिखता है, तो ये बहुत स्पष्ट हो जाता है। आइए अब देखते हैं कि दशमलव संख्याओं को जोड़ना और घटाना कैसे करना है। ये कैसे करेंगे? यदि मैं ये अवधारणा सीख लेता हूँ, दशमलव संख्याओं की जोड़ और घटाव को, तो हम इसे धन, माप और अन्य अवधारणाओं के साथ भी उपयोग कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं एक समस्या। 14.36, इसमें हम जोड़ेंगे 7.65। हमें इसे जोड़ना है। आइए देखते हैं कैसे जोड़ें। प्रतिनिधित्व पद्धति का उपयोग कैसे करें? वर्गाकार पंक्तिबद्ध नोटबुक के साथ हम जानते हैं कि 9 के बॉक्स कैसे बनाने हैं और यहाँ कैसे जोड़ना है। यहाँ हमारे पास 14 हैं, यानी 1 दहाई, 4 इकाइयाँ और 3 छक्के। हम 36 नहीं कहेंगे, बल्कि 14.36। 3 एक 10वें स्थान पर है, तो 3 एक 10वें के और 1/100 में 6 हैं। ये है 14.36। अगली संख्या है 7.65। 7 यानी 7 यूनिट। बिंदु, हमें 1/10 के 6 लिखने हैं और एक 10वें की जगह पर हमें यहाँ 6 लिखने हैं और बिंदु 6-5, तो 5 एक 100वें जगह पर है, हमें 5 बार लिखना है। 4 और 5, ये है 7.65। अब हमने ये दो नंबर जोड़ने हैं, 14.36 और 7.65। आमतौर पर हम इकाइयों की जगह से शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास इकाइयों से कम हैं। हमें दाएं से बाएं जाना होगा। दाईं ओर पहला नंबर कौन सा है? ये 1/100 है। अगर हम इस स्थिति को जोड़ते हैं तो ये पुनर्समूहित करने में आसान हो जाता है। आइए पहले देखें कि इन दोनों को कैसे जोड़ा जाए। हम कुछ और 9 बॉक्स बना लेते हैं राशि देखने के लिए। हमें उत्तर लिखना है, इसीलिए हमें
कुछ और 9 बॉक्स की आवश्यकता है। हमें अभी उत्तर नहीं पता। हमें 100वें स्थान से शुरू करना है। हमारे पास कितने हैं? हम गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। लेकिन जब हम 10 कहते हैं तो हमें एक समूह बनाना होगा। हमारे पास केवल 9 बॉक्स हैं यहाँ। तो हम 9 से ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो जब मेरे पास दशांश का एक समूह है, ये जाएगा एक दहाई की जगह पर। जब मैं इनको जोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे 1/10 का हिस्सा मिलेगा। हमने इसे ठोस अवस्था में भी देखा है। यदि हम छोटे पीले काउंटर जोड़ते हैं तो हमें एक पीली पट्टी मिलती है। वो पट्टी 1/10 है। जो बचता है उसे यहां लिखना होगा। हमारे पास एक शेष है 100 में से 1। सही है। अब देखते हैं कि यहां कितना है। हम स्थानांतरित संख्या से शुरू करते हैं। हमें स्थानांतरित संख्या से शुरू करना होगा, अन्यथा हम इसे भूल जाने की संभावना है। इसीलिए 1, 2, मैं इन पर वृत्त बना रहा हूं क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूं कि मैं गिन चुका हूं। नहीं तो हम इन्हें गिनना भूल जाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हम इस बॉक्स में 10 नहीं लिख सकते। लेकिन हम जानते हैं कि जब हमारे पास 10 हो तो हम क्या करें? उसे एक बंडल के रूप में बनाएं। तो इसे बांधने के बाद हम क्या कर सकते हैं? हम इसे अगली जगह पर ले जा सकते हैं, पुनर्वितरण कर सकते हैं। यदि मेरे पास 10 10वां हिस्सा है तो मुझे क्या मिलेगा? हमने इसे ठोस अवस्था में देखा है। 10 पीली पट्टियां एक साथ, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे 1 यूनिट मिलेगा। एक पीला घन। पीला घन क्या है? यूनिट। इसलिए मुझे मिला 1 यूनिट। तो जब मैं 10वां अंश जोड़ता हूं तो मुझे 1 इकाई मिली है। कितनी इकाइयां हैं? मैं उन्हें फिर से चिन्हित कर रहा हूं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जब भी मुझे 10 मिलते हैं तो मैं एक बंडल बनाता हूं। सही है। मैं 10 का एक बंडल बनाता हूं। इस समूह का क्या होगा? मैं इसे अगले स्थान पर स्थानांतरित करता हूं। तो 10 इकाइयां मुझे 1/10 देती हैं। कितनी इकाइयां बची यहां? 1, 2। मैं इसे यहां लिखूंगा। कितने 10वें हैं यहां? इनके साथ कुछ लेना देना नहीं। 1/10, 2/10। कितने 10 कुल मिला के? मैं लिख रहा हूं यहां जो मुझे मिला। तो इस बॉक्स में हमारे पास 2 हैं और यूनिट बॉक्स में हमारे पास हैं 2 बिंदु। यहां पर क्या है? हमारे पास यहां इस बॉक्स में कुछ भी नहीं है और यहां एक बॉक्स है, जिसका मतलब है अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या होता है? अगर मैं वही समस्या करूं, अमूर्त अवस्था में 6 और 5 100 में से 1 6 है यहां और 5 यहां।
मुझे 11 मिलते हैं 1/100। मुझे 11 1/100 मिलते हैं। हम यहाँ 11 नहीं लिख सकते क्योंकि अधिकतम है 9, न्यूनतम है 0। जब मैं 6 और 5 को जोड़ता हूँ, मेरे पास 11 1/100 हैं। तो अब मैं क्या करूँगा? मैं एक 10 का बंडल बनाता हूँ और उसे बाएं ले जाता हूँ और 11 में से 1 लिखता हूँ। 1 1/100। जब मैंने 10 एक 100 आगे बढ़ाए तो मुझे क्या मिला? 1 1/10। हम कहते हैं कि मैंने 1 से अधिक काम किया, लेकिन ये वास्तव में 10 एक सैकड़े हैं जो 10 में से 1 हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ, मेरे पास 1 1/10 है। ये 1/10 और फिर हमारे पास है 6 और 3 हो जाता है 9 और जमा 1 हो गया 10। क्योंकि ये 10 है, मैंने इनका फिर से बंडल बनाया और यहाँ ले आया। जब मैं 10 1/10 का बंडल बनाता हूँ, तो मुझे 1 इकाई मिली। तो यहाँ क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। मैंने यहाँ कुछ लिखा होता, अगर कुछ बचा होता। जैसे मैंने 1 लिखा और आगे ले गया, मैं 10 का बंडल आगे ले गया और यहाँ कुछ नहीं बचा। इसीलिए ये 0 है। तो इकाइयों की जगह में 1 यूनिट जमा 4 तो हो गया 5। 5 यूनिट जमा 7 यूनिट, ये 12 यूनिट हो गए। तो हमारे पास एक बंडल 10 का और 2 इकाइयां हैं। एक बंडल यहाँ आया है, तो हमें क्या मिला? 10 का एक बंडल। वो एक नहीं है, बल्कि 10 का एक बंडल है। तो 2 इकाइयां यहाँ बची हैं। हमारे पास 10 का एक बंडल है और पहले से हमारे पास एक 10 है, तो 2 10 के बंडल और बिंदु। हमें वही जवाब मिला यहाँ भी। आपको यहाँ ये देखना है कि जिस प्रक्रिया का उपयोग किया है या पद्धति या भाषा जिसका उपयोग किया है, हमने उसी भाषा का इस्तेमाल अमूर्त मंच में भी किया था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है देखने के लिए शिक्षकों द्वारा। अब पहले की समस्या को देखते हैं। 14.23 जोड़ 3.42। यहाँ हम इसे ले जाने के बिना कोशिश करेंगे। हम इसे कैरी ओवर के साथ कर सकते हैं। आप पहले ही कैरी ओवर के साथ जोड़ देख चुके हैं। हम अब ले जाने के बिना करते हैं। 10वीं इकाइयां, 1/10वीं, 1/100वीं। अभ्यावेदन चरण में मैंने वर्गाकार बक्से खींचे हैं संख्या लिखने के लिए। ये 14 है। हम इसे कैसे लिखेंगे? यहाँ 1/10 है और 4 इकाइयां। बिंदु के बाद हमारे पास 2 1/10 है। 1/10 हमारे पास 2 हैं और हमारे पास 3 1/100 है। तो ये है 14.23। मैंने इसे लिखा है पहली जगह मूल्य बॉक्स में। दूसरा नंबर है 3.42। यहाँ 3 इकाई में है, 4 1/10वें में, 1/10 में 4 हैं और 2 1/100 में हैं। तो इस तरह 2 कमरे भर चुके हैं। अब मुझे
उन्हें जोड़ना है। हम जोड़ सम तो हमें हर स्थिति को जोड़ना है। अगर हमारे पास दशमलव बिंदु नहीं होता तो हम इकाइयों से शुरू करते। यहाँ यूनिट के बाद हमारे पास दो स्थान हैं। सबसे कम स्थान मूल्य कौन सा है? वे एक सौवां है। मुझे 1/100 से शुरू करना है क्योंकि अगर हमें 10 या अधिक मिलते हैं तो हमें पुनर्वितरण करना होगा। पुनर्वितरण अगर 10 से ज़्यादा मिलते हैं तो। इसलिए जब हमें एक सैकड़ा जोड़ते हैं, अगर हम 10 से अधिक हो जाते हैं, तो मुझे इसे आगे ले जाना होगा। यहाँ भी अगर ये 10 से अधिक है, तो मुझे इसे आगे ले जाना होगा। देखते हैं कि हमारे पास यहाँ कितना है? 1, 1/100, 2, 1/100, 3, 4, 5। यदि हमें यहाँ 12 मिलता है तो हमें इसे बंडल करना पड़ेगा और यहाँ 2 लिखेंगे। लेकिन हमें यहाँ क्या मिला है? 1, 2, 3, 4, 5। इसे हम यहाँ लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 1/100। अब कितने एक दहाई हैं? हम एक अंकन और गिनती करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 1/10, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर से अगर हमारे पास यहाँ 10 से अधिक होता तो हमें इकाइयों को 1 पर ले जाना होता। हमें पुनर्समूह करना होता। लेकिन अब हमारे पास 10 से ज़्यादा नहीं है। हमारे पास सिर्फ 6 1 10 हैं। देखते हैं कि कितनी इकाइयाँ हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ भी हमें कैरी ओवर की ज़रूरत नहीं है। और दहाई में हमारे पास एक दहाई है। कितने बॉक्सेस भर गए? देखते हैं। कितने बॉक्सेस भर चुके हैं? 10 का एक बॉक्स, इकाइयों में 7 बॉक्स। 1/10वें में कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। और 1/100 में 1, 2, 3, 4, 5 बक्से। तो इस निरूपण चरण में जो उत्तर हमें मिला वो है 17.65। हमें इसे 65 नहीं 17.65 पढ़ना है। और अगर हम इसे सार अवस्था में करें तो 3 1/100 और 2 1/100 हो जाता है 5 1/100। 4 1 दहाई और 2 1 दहाई हो जाते हैं 6 1 दहाई। 3 इकाइयाँ और 4 इकाइयाँ हो जाती हैं 7। 1 10, कोई कैरी ओवर नहीं, 17.65। इस तरह मैंने उसी भाषा का प्रयोग किया या शब्दावली जो अभ्यावेदन चरण में इस्तेमाल की थी और अभाज्य अवस्था में भी मैंने उसी पद्धति का इस्तेमाल किया। तो ये हमने पाया जब हमने नंबर को खोला। इसे नंबर के अंदर पाया गया, लेकिन यहाँ मैंने इसे अमूर्त अवस्था में किया है। आइए देखें कैसे करना है घटाव की समस्या। ये उधार के बिना है। एक समस्या आप मुझे दे सकते हैं 23.54 घटाव 12.31।
1। आइए अब इसका हल निकालें। उसके लिए एक सैकड़ा, एक दहाई, इकाइयां, दसवीं। नंबर है 23.54, 2 दहाई, 1, 2, 3 इकाइयां, 5, 1 दसवीं और 4, 1/100। मैंने इस पंक्ति को खाली छोड़ दिया है। यदि हमें पुनः समूहन करने की आवश्यकता है, पुनः समूहन, तो हमें इसे लिखने के लिए स्थान चाहिए, तो इसे हमेशा रखना बेहतर है। हमें कब ज़रूरत पड़ जाए पुनः समूहन करना या नहीं, तो इसलिए इसे खाली रखना बेहतर है। दूसरा नंबर है 12.31। हम इसे यहाँ लिखेंगे। 12 12 है 1 10 और 2 इकाइयाँ। बिंदु 3 1 3 1 3 1/10 और 1 1/100। अब हम बॉक्स को ड्रॉ करते हैं उत्तर के लिए। आइए एक 9 का बॉक्स बनाते हैं। बिंदु 3 1 को बिंदु 5 4 से घटाना है। आइए 1/100 को देखें। यहाँ 1 है और 1 2 3 4 4 यहाँ। 1 को हटाना है तो कितने बचे? आइए गिनते हैं। 1 2 3 1/100 मैं यहाँ लिखूंगा। मैंने इसे यहाँ लिख दिया। कितने दसवों को हटाना है? 3 कितने में से? 5 में से। और अगर सिर्फ 2 होते 1/10 पर, तो तब मुझे इकाई से एक उधार लेना पड़ता और पुनर्वितरण करना पड़ता। सही है? वो संभावना, वो जरूरत यहाँ नहीं है। 3 निकालें 5 में से। 1 2 और 3 चले गए। 1 100वें के साथ काम हो गया और 1/10 के साथ भी। 3 को हटाने के बाद कितने बचे? 1 2 2 बच गए। 1 1/10, 2 1/10। इसी तरह कितनी इकाइयां? हमें 2 इकाइयां 3 में से निकालनी है। 1 इकाई, 2 इकाई। कितने बचे हैं? 1 इकाई, उसे यहां लिखते हैं। उसी तरह दहाई में क्या बचा है? सिर्फ 1। हमारे पास 2 10 थे, उसमें से 1 निकाल दिया तो कितना बचा? सिर्फ 1 10 बच गया। उसे यहां लिखते हैं। हम इस बॉक्स में कहीं भी लिख सकते हैं। अब जब हम 13.31 को 23.54 से घटाते हैं, तो हम कैसे देखते हैं जो हमें मिला? यहां जो रहता है वो अंतर है। कितने दहाई हैं? एक कमरा, मतलब 1। यहां 1 इकाई है, बिंदु है यहां। हमारे पास 2 1 दहाई हैं और 100वें भाग में हमारे पास 3 हैं।
तो अगर आप 12.31 को 23.54 से हटाते हैं तो अंतर है 11.23। यदि हम इसे सार तरीके से हल करते हैं तो ये है 1/100, ये है 1/10, ये है इकाई और ये है 10। अगर हम 4 1/100 में से 1 सैकड़ा घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 3। 5 1/10वें में 3 1/10वां भाग निकालते हैं तो हमें मिलता है 2। 3 इकाइयों में से 2 इकाइयां निकालें, हमें मिलता है 1। यदि हम 2 में से 1/10 निकालते हैं तो ये है 1/10। तो जवाब है 11.23। हमें वैसी ही भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता है जैसा हमने अभ्यावेदन चरण में किया था, वही भाषा। तो इस तरह हमने यहाँ दशमलव संख्याओं को जोड़ना और घटाना देखा है। ये हमने देखा है। आइए अब देखें दैनिक जीवन में दशमलव संख्याएं कहाँ और कैसे उपयोग की जाती हैं। यदि रोज नहीं तो हम उन्हें कहाँ पाते हैं, कहाँ देखते हैं? ज्यादातर खेल में, 100 मीटर की दौड़ में। किसने इसे कितने मिनट और सेकंड में पूरा किया? ये एक तरह का फोटो फिनिश है। यानी थोड़ा अंतर होने पर भी पहले, दूसरे और तीसरे स्थान में बदलाव हो सकता है। तो इसे सटीक होना चाहिए। हमें एक स्पष्ट विजेता पता होना चाहिए। हमने 9.32 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय की होगी, या मिनटों में। जो भी इकाई है, बिंदु मौजूद होगा। जब आप अपना रक्त परीक्षण करवाते हैं तो आप इसे रिपोर्ट में भी देख सकते हैं। हेमोग्लोबिन 12.82 सही है। हमें कई अलग अलग मौकों पर ये अंश देखने को मिलता है, या हमें दशमलव बिंदु देखने को मिलता है। जब आपको किसी दुकान में बिल या रसीद मिलती है, जब वे टैक्स या जीएसटी जोड़ते हैं, यहाँ भी हमें दशमलव संख्या देखने को मिलती है। जब आप 40 रुपए में कुछ खरीदते हैं और फिर उस पर टैक्स जोड़ा जाता है तो वो बन जाता है 52 रुपए 20 पैसे। ये ऐसे है। इसी तरह विज्ञान और वाणिज्य में यदि आप 1 रुपया लेते हैं और अमेरिकी डॉलर के लिए विनिमय दर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो हमें रूपांतर की दर मिलती है। आप इसे वहां भी देख सकते हैं, बिंदु को। यह हर जगह अपनी उपस्थिति बनाता है। हम दशमलव संख्या का उपयोग देख सकते हैं, या यदि आप अपनी बाइक या कार या ट्रैक्टर को भरने के लिए पेट्रोल स्टेशन पर ले जाते हैं तो भी आपको दशमलव संख्याएं दिखाई देंगी। वे हर लीटर पेट्रोल की कीमत लिखते हैं 74.56 या 74 रुपए और 56 पैसे। इस तरह वे कीमत लिखते हैं। ये सिर्फ पेट्रोल की लंबाई, चौड़ाई, आकार, चौड़ाई की कीमत नहीं है। हर जगह दशमलव संख्या का उपयोग किया जाता है। अब हम दोनों के बीच का अंतर देख सकते हैं, दशमलव प्रणाली और भिन्न। अपने दैनिक जीवन में हम दोनों का उपयोग करते हैं। अंशों में हम किसी भी वस्तु को टुकड़ों में काट सकते हैं, समान रूप से। एक वस्तु को समान रूप से काटा जा सकता है। एक वस्तु को
समान रूप में काटा जा सकता है। इसके अलावा हम वस्तुओं के एक समूह को भी काट सकते हैं, अलग-अलग भिन्न में। लेकिन दशमलव प्रणाली में हम हर वस्तु को केवल 10 भागों में काट सकते हैं। एक 10वीं स्थिति के लिए हम केवल 10वें में से एक दे सकते हैं, 100वें में से एक। मैंने 10वें हिस्से को 10 भागों में काट दिया, और अगर मैं 100 में से एक को काटता हूं तो ये 1000 में एक हो जाता है। हमें भिन्न और दशमलव प्रणाली के बीच के संबंध को जानना होगा। जब हम दशमलव प्रणाली को समझते हैं तो हम प्रतिशत की अवधारणा को भी समझ सकते हैं। बच्चों को ये कैसे गलत लगता है, हमने यहाँ विस्तार में चर्चा की है। 23.45 इसे पढ़ते हुए वे कहते हैं 23.45, यानी कि 45 वास्तव में 23 की तुलना में एक छोटी संख्या है। जब वे इसे नहीं जानते हैं तो वे 23 अंक 45 कहते हैं। इसे 4-5 कहना होगा। जब हम वर्ग पंक्तिका पुस्तक में लिखते हैं अभ्यावेदन चरण में, तो उन्हें पता चलेगा कि इकाई से कम संख्या हो सकती है। इसी तरह दशमलव प्रणाली में दशमलव संख्या और भिन्न के बीच का अंतर अक्सर वे नहीं जानते। केवल जब वे समझते हैं कि दशमलव प्रणाली 10 की प्रणाली से विकसित हुई है, तभी वे 1/10वें, 1/100वें, 1/1000वें इन सब को अच्छे से समझेंगे। हम सब कुछ 10 के टुकड़ों में विभाजित कर रहे हैं, लेकिन भिन्नों में हम उन्हें किसी भी भाग में बांट सकते हैं। ये उस तरीके पर निर्भर करता है जिससे हम उन्हें सिखा रहे हैं। सिस्टम के बीच का अंतर और संबंध के बारे में अगर हम उन्हें स्पष्ट रूप से समझाते हैं, वर्ग पंक्तिबद्ध पुस्तक में अभ्यावेदन चरण को स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए। तब उनके मन में अवधारणा स्पष्ट होगी और वो इस संकल्पना को अच्छे से समझ पाएंगे। अब तक हमने देखा कि दैनिक जीवन में दशमलव प्रणाली का उपयोग कैसे किया जाता है, किन अवधारणाओं को सिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और दशमलव संख्याओं को जोड़ने और घटाने और बुनियादी कार्यों को करने के लिए किन उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। हमने ये सब सीखा और हमने पैसे और अन्य संदर्भों में दशमलव प्रणाली सीखी। हमने इस सब का इस्तेमाल देखा। हमने ये सब देखा। धन्यवाद।